तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अरस्तू के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि दर्शन के क्षेत्र में, तर्कशास्त्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्टडी करेंगे, समझेंगे अरस्तू ने क्या बोला है। तो इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है सभी जगहों पे, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो इनसे छूता है। तो एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे इस कंबाइंड क्लास में आज के, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेगी। एक नोट शेयर किया था आप लोगों को, पीडीएफ नोट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार उसको देख लिया होगा। देखने का समय मिला आप लोगों को? देखा आप लोगों ने नोट्स कि देखा ही नहीं? यस सर, पढ़ ली। पढ़ लिया है? ठीक है, गुड। तो अरस्तु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे कि प्लेटो इनको गुरु थे? कौन था? प्लेटो इनके प्लेटो गुरु के थे। शिष्य। प्लेटो इनके गुरु थे। प्लेटो सुकरात सुकरात क्या थे इनके? दादा गुरु। दादा गुरु। ठीक है, तो सबसे पहले सुकरात, इनके शिष्य प्लेटो, जिसपे आप लोगों ने पिछली क्लास किया, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन थे? कौन बताएगा? सिकंदर। क्या बात है, मतलब वैशाली पढ़ लिया नोट्स है? सर ठीक, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा सा ही पढ़ के इतना आ गया आपको। तो 384 ईसा पूर्व का समय है अरस्तु का। ग्रीस से थे, यूनान। प्लेटो इनके गुरु थे, पता है आप लोगों को, और इनके शिष्य सिकंदर थे। देखिए, पहले 4 लाइन पढ़ा, उसी में आ गया आप लोगों को, मिल गया। ठीक है, कौन कौन सी किताबें थी इनकी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोएटिक्स इन्होंने लिखा, जो कि काव्य शास्त्र पे है। तो साहित्य के विद्यार्थी ध्यान दें, अरस्तु के काव्य सिद्धांत जो आप पढ़ेंगे, तो अरस्तु का काव्य सिद्धांत को लेकर के क्या वैचारिकी थी, इसी किताब से पढ़ने को मिलता है। तो अरस्तु ने विभिन्न विषयों को लेकर के जो अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, उनका अध्ययन ही हम करेंगे आज। और जो इंटरडिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब कि कई सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके पढ़ना है, केवल एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उस विषय से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो सही मायने में देखेंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके पढ़ते हैं। इनकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है पॉलिटिक्स, राजनीति। तो राजनीति के स्टूडेंट ध्यान दें, अरस्तु के राजनीति संबंधी विचारों के बारे में यहीं से जानकारी मिलती है। नैतिकता पर आपको बताया कि चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो भारतीय परंपरा में ही लोग क्यों ना हो, स्टार्टिंग में जो दर्शन था, उस दर्शन का बेसिक पर्पस यही था कि समाज को नैतिक बनाया जाए, लोगों को नैतिक बनाया जाए, समाज में नैतिकता की स्थापना किया जाए। तो नैतिक नैतिक चीजों पे बल दिया जाता था। तो अरस्तु ने भी नैतिकता पे बल दिया है। और निकोमेखियन एथिक्स है किताब, इनका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछ लेता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन से अरस्तु की किताब है, और अगर उसमें निकोमेखियन एथिक्स दिया हुआ है तो बताना है कि ये अरस्तु का किताब है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे नैतिकता के संबंध में अरस्तु ने कौन से किताब लिखे हैं, तो बता देना है। राजनीति पे कौन से लिखे, तो बताइए पॉलिटिक्स। काव्य शास्त्र पे कौन सी किताब है, तो पोएटिक्स बताइए। तत्व ज्ञान पे भी इन्होंने बात किया है। जब आप लोगों को मैं पढ़ाया था शैक्षणिक दर्शन वाला जो कंबाइंड क्लास लिया था एजुकेशन का, और शिक्षा का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है, तो उसमें हमने मेटाफिजिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा किया था। तो मेटाफिजिक्स को लेकर के भी इन्होंने लिखा है, और उस किताब का नाम है मेटाफिजिक्स, जिसमें तत्व ज्ञान पे आता है। रिटोरिक बहुत प्रचलित किताब है इनकी। रिटोरिक का मतलब कि बातचीत कैसे करे, वाक कला पे है। तो भाषा को लेकर के ये किताब बहुत प्रचलित है, रिटोरिक, वाक कला पर। तो ये 5 किताबें हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी विषयों में पूछे जाते हैं, समान रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये अरस्तु का जो फोटो है, ये स्टैचू, जो मूर्ति बनी है, कांस्य प्रतिमा रोम में संगमरमर की, वो लगा हुआ है। ठीक है, और ये है अरस्तु। कल प्लेटो को देखा था आप लोगों ने, आज अरस्तु के इससे पहले मार्क्स को देखा, गांधी को देखा, अम्बेडकर को देखा, राम मनोहर लोहिया को देखा आप लोगों ने। ठीक है, सर प्लेटो भी तो इसी तरह लग रहे थे। लगभग इसी तरह लग रहे थे, लगभग।
थोड़ा सा चेहरे के शेप में अंतर है। जैसे हमें चाइना के लोग एक ही जैसे लगते हैं ना। चाइना के लोग को आके मिलेगा तो लगता है सब एक ही जैसे सर है। उनकी बियर्ड्स बड़ी है, नहीं नहीं छोटी है, उनकी बड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो आजकल तो बियर्ड्स का जमाना चल रहा है, तो चेहरा चेहरा कम देखते हैं लोग, बियर्ड्स ज्यादा देखते हैं। तो लड़के भी आजकल बियर्ड्स बढ़ा के घूमते हैं। तो अरस्तु और प्लेटो जो थे वो क्या थे, मॉडर्न लोग थे, वो लोग पहले ही बियर्ड बना के घूमते थे। ठीक है, तो इसी रूप में समझ लेना इनको। प्लेटो के शिष्य थे, सिकंदर के गुरु थे। किसके इस पे लिखा है इन्होंने? प्राकृतिक विज्ञान पे, नेचुरल साइंसेस पे लिखा, फिलोसॉफी दर्शन पे, भाषा विज्ञान पे कौन सी किताब थी अरस्तु की? रिटोरिक। ठीक है। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र जो एस्थेटिक्स होता है उस पे, कला जैसे विषयों पे इन्होंने लिखा है। तो देखिए पहले के लोग सारे विषय पढ़ते थे, सारे विषयों पे लिखते थे। और आज के लोग हैं एक विषय पढ़ेंगे उसी में ढिक से पूछ लीजिए, दिक्कत हो जाती है उनको, पढ़ते लिखते नहीं लोग। पहले लोग चिंतन करते थे, बैठ के मनन करते थे। ठीक है, पढ़ते थे और कई सारे विषयों को पढ़ते थे, क्योंकि बिना पढ़े कैसे काम चलेगा, कैसे चिंतन कर पाएंगे आप? केवल एक विषय पढ़ के आप कैसे चिंतन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दिक्कत है। तो जितने भी शानदार लोग हैं जिन्होंने सैद्धांतिकी दिया है, वो सभी लोग वेल रेड पर्सन थे, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ था। सबसे अच्छे हमको कार्ल मार्क्स लगे। ऐसे लगा कि क्या लिखा आपने, अच्छा, लेसित मलिंगा के पिता। सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आप लोगों के व्यक्तिगत अनुभव है, ये आप जोड़ करके पढ़ पा रहे हैं। ठीक। इनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन जितनी जानकारी है उतना इतना पर्याप्त है कि सभी विषयों में इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है। प्लेटो एकेडमी की स्थापना किसने किया था? प्लेटो ने किया था। और यूरोप की पहली अकादमी का उसको दर्जा प्राप्त है, पहली अकादमी स्थापित हुआ था। इसी अकादमी में अरस्तु आए थे जब 16 साल 18 साल की उम्र सर हो गई। हाँ, मुझे कुछ कहना। सर ये क्लास सिर्फ हिंदी के लिए है या फिर सारे बच्चों के लिए है? सारे बच्चों के लिए है। तो पेपर 1 की क्लास में सर लिंक नहीं है, तो किसी का मैसेज आया है मेरे पास कि लिंक सेंड कर दो, पेपर 1 क्लास के बच्चे हैं कोई पेपर 1 की क्लास के बच्चे, अच्छा वो भी क्लास करना चाहते हैं? ठीक है, भेज देते हैं पेपर 1 की शायद। क्लास। ठीक हाँ है मेरे ठीक है पास ठीक मैसेज आया है सर। यस सर। है। मैं कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर पेपर 1 के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आ जाए, स्वागत है। सर आजकल पढ़ने, मुस्कान है, उन्होंने नाम बताया। ठीक है, तो उनके ग्रुप में गया है। मुस्कान का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी में शेयर है, तो वो ग्रुप नहीं देख पाई होंगी शायद। ठीक है, मुस्कान जुड़ गई क्लास में। सारे सब्जेक्ट के ग्रुप में गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्लेटो ने अकादमी बनाया था, अकादमी में जब 18 साल के हो गए अरस्तु, तो गए वहां पे पढ़े, तभी तो उनके शिष्य बने, नहीं तो शिष्य कैसे बनते? ठीक है। और जैसे ही प्लेटो की मृत्यु हो गई, इन्होंने एथेंस को छोड़ दिया। तो ये सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अरस्तु का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या चीजें इन्होंने कराई। तो अब देखेंगे फिलोसॉफी के फील्ड में इन्होंने लिखा, तो तर्कशास्त्र। जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत चर्चा होगी वहां पे, तो सुकरात की चर्चा होती ही रहती है। तो तर्कशास्त्र को लेकर एक विद्वत विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। सुनहरी गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया, जिसमें अति से बचने पर जोड़ दिया। तो हल्का सा बस इंफॉर्मेशन लेना, डीप में नहीं जाना है। पॉलिटिक्स के लिए कौन सी किताब है इनकी? पॉलिटिक्स नाम ही है उसका। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक। तो शिक्षा को लेकर, काव्य शास्त्र, विज्ञान को लेकर के अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या थे राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो के, क्या क्या चीजें उन्होंने कही, समझते हैं बाकी लोगों से तुलना करके। अभी कोहोस्ट है किसी के पास? मेरे पास ही है। अच्छा, चेतन को कोहोस्ट है, ठीक। सर मेरे पास भी है। ठीक है, ओके। तो अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या थे? जैसे आपने पढ़ा था अगस्त काम्टे को, और क्या थे वो? फादर ऑफ सोशल साइंस या सोशियोलॉजी बोलते हैं।
वैसे ही अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, तो राजनीति विज्ञान के पितामह है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ध्यान दें इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये। ठीक है। और इन्होंने जो किताब लिखी राजनीति, उसमें क्या क्या चीजें हैं, राज्य के बारे में, तो ये आपको पढ़ना ही होता है। राज्य को लेकर के मार्क्स के क्या विचार थे, कन्फ्यूशियस ने क्या बोला, प्लेटो ने क्या बोला। ठीक है। दूसरा, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नागरिकता कैसी होनी चाहिए, न्याय कैसी होनी चाहिए। प्लेटो के न्याय के क्या सिद्धांत थे, कौन बताएगा? पिछली क्लास में बताया था अभी। सर उन्होंने बताया था कि यदि बुद्धि, साहस, संयम इन तीनों में सामंजस्य होगा तो वहां पे न्याय होगा। हम्म। और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? और राजा को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वो न्याय कर सके। ठीक है, तो दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया था। जी सर। हाँ, ठीक। कि जिसका जो काम है वो कर्तव्य ठीक से निभाए, ये कहा था। ठीक है, सबके कार्यों का बंटवारा हो, और वो कार्य का जो बंटवारा होना चाहिए जन्म के आधार पे होना चाहिए कि योग्यता के आधार पे? योग्यता। योग्यता। क्या बात। ठीक है, तो योग्यता के आधार पे होना चाहिए। तो ये सारी ही चीजें जो आधुनिक राजनीति और संविधान बनाए गए उसमें आप देखेंगे सारी ही चीजें शामिल हैं। ये सारी चीजें प्रासंगिक है, और इसीलिए हम लोग आज अरस्तु को आज पढ़ रहे हैं, प्लेटो को पढ़ रहे हैं, मार्क्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या थी राज्य की अवधारणा? मार्क्स की राज्य की अवधारणा क्या थी? राज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और नहीं प्लेटो, होना प्लेटो की राज्य की अवधारणा क्या थी? राज्य होना चाहिए। होना चाहिए। राज्य होना चाहिए। ठीक है। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु ये कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, तो वही समाज, व्यक्ति। ठीक है। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अब उसकी सैद्धांतिकी पढ़ेंगे आप लोग। जैसे सेल्फ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो अभी कुछ दिनों में जीएच मीड का सेल्फ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप लोग। जैसे मैंने बताया था कॉग्निटिव एबिलिटी का सिद्धांत ना, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या होती हैं, तो उस पे आपको पढ़ना है। एजुकेशन वालों में सिद्धांत लग गया है। तो कमोबेश जो पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों की क्लासेस कराई गई थी, तो उसमें जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग आप लोगों को चला था 1 महीने तक, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। अब बस आपको ये पता चलेगा कि वो बोला किसने था। ठीक है, और क्या मतलब था उसका। तो अरस्तु ने क्या बोला कि सामाजिक प्राणी है, और राज्य एक जैविक संगठन है, समाज एक जैविक संगठन है। ये किसने बोला था? सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बताएं, कोई है? अभी परसों की क्लास में बताया गया है। तो जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे राजनीति विज्ञान के जो थिंकर्स हैं, समाज विज्ञान के जो थिंकर्स हैं, साहित्य के जो थिंकर्स हैं, ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे मनुष्य है। जैसे मनुष्य के विशिष्ट अंग होते हैं, उनके कार्य होते हैं, और उनकी जो कार्य प्रणालियां होती हैं, उनको अगर उनमें संतुलन ना हो तो वो ठीक तरीके से नहीं चल सकता। ठीक है। तो जैविक संगठन होने का मतलब यही हुआ कि उसके जो अंग होते हैं, जैसे राजनीति के अंग क्या होते हैं, समाज के अंग क्या होते हैं, साहित्य के अंग क्या होते हैं, उन अंगों के कार्य वितरित है, निश्चित है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है। तो उन कार्यों के बीच में एक संतुलन होता है, और वो संतुलन होते ही वो चीज सही से चलती है। तो राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं है, बल्कि नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना है। जो आदिम सभ्यता थी, जहाँ पे लोग कबीलों में रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी छोड़ के वहां चले जाते थे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जो जहाँ रहता था उसी का हो जाता था। ठीक है, सामूहिकता का भाव था। फिर धीरे धीरे राज्य का निर्माण किया गया, और राज्य के 4 क्राइटेरिया बताए गए कि ये 4 बिंदु होते हैं जिसे हम राज्य कहेंगे। जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि सिक्योरिटी प्रदान करना। मार्क्स ने कहा कि राज्य जो सीमाओं में बांट देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबको बोला कि एक ही राज्य है, या अंतर्राष्ट्रीयता होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। क्योंकि राज्य की जो सीमाएं होती हैं वो सुरक्षा के नाम पे आपस में लड़ती रहती हैं। भारत पाकिस्तान का देख लीजिए। ठीक है, नेपाल का चीन के साथ चीन सीमा विवाद देख लीजिए, और वो कितने व्यापक स्तर पे समाज, राजनीति और शिक्षा को प्रभावित करता है। कितने लोग मर जाते हैं उसमें। ठीक है। तो जो राज्य का कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर के आए, तो राज्य का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि एक नैतिक राज्य होना चाहिए, जहां पे सारी चीजें सिस्टमैटिक हो, लोगों के कार्य विभाजित हो, लोग ठीक तरीके से रहें, और एक बेहतर समाज की व्यवस्था हो, लोगों के अंदर नैतिकता हो, शिक्षा हो, इस तरह की शिक्षा हो जो उनके बिहेवियरल चेंजेस में लेकर के आए
तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, कन्फ्यूशियस और उससे पहले जितने भी लोग थे सारे लोग यही कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य जो बनाया गया उसका उद्देश्य ये नहीं था कि केवल सुरक्षा की भावना हो, बल्कि उसके अंदर जो व्यक्ति रहता है, जो नागरिक रहते हैं, उनका नैतिक और बौद्धिक विकास को भी बढ़ावा देना है। तो बौद्धिकता, प्लेटो प्लेटो भी बौद्धिकता पे बढ़ावा दे रहे हैं, नैतिकता पे बढ़ावा दे रहे हैं, तो नैतिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। इनका आदर्श राज्य का क्या कॉन्सेप्ट था? अरस्तु कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग है वो राज्य की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। और आपको पता है कि किसी भी राज्य में मध्यम वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जो ना तो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं ना बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बीच वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने और बताया कि राज्य में स्टेबिलिटी के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राज्य को कैसे चलना चाहिए? न्याय और कानून के आधार पर, तो कानून का शासन होना चाहिए। तो अभी जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता, ठीक है, तो वो कहाँ से है? अरस्तु का उस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है कि कानून के आधार पर राज्य चलना चाहिए, सब लोग कानून के आगे बराबर होना चाहिए। ठीक, और सद्गुणों की बात सब लोग करते हैं, वर्च्यूज की बात सब लोग करते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा कि 5 वर्च्यूज होना चाहिए समाज के लिए, प्लेटो ने कहा कि 4 वर्च्यूज होना चाहिए। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि सर्वोत्तम राज्य वो है जिसमें नागरिक न्याय और सद्गुणों का पालन करें। तो जस्टिस जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और वर्च्यू होना चाहिए। न्याय का मतलब क्या है कि जो आपके कर्तव्य है उसका पालन ठीक तरीके से करें, कार्यों में विभाजन होना चाहिए, एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो न्याय का मतलब ये था। सरकार कैसा होना चाहिए? सरकार ने कहा कि एक एक तो होता है राजतंत्र, जिसमें एक राजा होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, और राजा ने जो बोल दिया मानना पड़ता है। राजा के अगेंस्ट जाने का मतलब क्या होता है? ईश्वर के अगेंस्ट जाना। और ईश्वर के अगेंस्ट जा करके अब जी पाएंगे कि सूली पे चढ़ा दिए जाएंगे? सूली पे चढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा कि एक तो होता है राज्यतंत्र, दूसरा होता है अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेटी एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी का मतलब कि कुछ कुछ सामंत टाइप के लोग, अभिजात टाइप के लोग मिल करके शासन चला रहे हैं, जनता का शासन नहीं है। और तीसरा लोकतंत्र, जहां जनता के द्वारा जनता पर शासन, तो बहुसंख्यक का शासन। ठीक है, तो प्लेटो ने इसको भीड़ तंत्र कहा है। परीक्षा में सवाल पूछता है कि किसने बोला है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र है, मोबोक्रेसी। मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़। ठीक है, मॉब मॉब होता है भीड़, और क्रेसी, ठीक है, जैसे ब्यूरोक्रेसी। तो ओलिगोक्रेसी का मतलब कुलीन तंत्र, जहां पे कुछ कुलीन वर्ग मिलकर के शासन संभालते हैं। और निरंकुश का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति हो, राजा हो, और उस पर कोई लगाम ना हो, उस पर कोई अंकुश ना हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं निरंकुश। तो जो हाथी के महावत होते हैं उनके हाथ में क्या होता है? अंकुश। कुंदा। ठीक है, जो ऐसे बना रहता है। स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने? ऐसे कुछ बना रहता है, देखा आप लोगों ने अंकुश? जी सर, भाले जी जैसा। सर। हाँ, तो इससे क्या करते हैं? वो नियंत्रित करते हैं उनको। जो राजतंत्र होगा उसमें क्या करेगा? कोई राजा न्यायपूर्वक शासन करेगा। प्लेटो क्या कह रहे हैं कि राजा है तो ठीक है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है, तो जिसको बोला गया कि आदर्श राज्य की इनकी जो स्थापना है वो काल्पनिक है। या तो राजा दार्शनिक हो या तो कोई दार्शनिक राजा बने। दार्शनिक हो या दार्शनिक राजा बने से प्लेटो का तात्पर्य क्या था? कि वो चिंतनशील व्यक्ति हो, जो न्याय और सद्गुण को ठीक तरीके से पहचान पाए, जो समाज में न्याय की स्थापना कर पाए। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? जब योग्य और विद्वान लोग शासन करते हैं। ठीक है, तो जब कुछ लोग, और योग्य और विद्वान कौन होगा? वही जो मजबूत है वही डिसाइड करेगा कौन योग्य और विद्वान है, बाकी तो सब लोग थोड़े कर पाएंगे। तो वो लोग मिल करके करते हैं, जो सभा बनाते हैं और उसमें से अपना एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जब कानून के अनुसार जनता का शासन हो। ठीक है, इनका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? इनका विकृत रूप क्या है? कि राजतंत्र में अगर राजा मनमानी करने लगे तो उसे निरंकुशता कहते हैं, जब राजा तानाशाह बन जाता है। और कुलीन तंत्र में जब योग्य और विद्वान लोग शासन ना करके कुछ अमीर लोग, कुछ सामंत टाइप के लोग शासन करने लगे। और लोकतंत्र का विकृत रूप क्या है? भीड़ तंत्र, जब लोगों में अराजकता फैल जाती है। ठीक है, तो
अरस्तु ने कहा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बनने का खतरा ज्यादा है, इसलिए मिश्रित शासन होना चाहिए। मिश्रित शासन का मतलब कि मोबोक्रेसी भी हो और थोड़ा सा ये वाली चीज भी उसमें हो, जिससे कि शासन व्यवस्था ठीक चले। तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्या होगा अरस्तु के हिसाब से? मिश्रित शासन प्रणाली, जिसमें राजतंत्र, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र के बीच में एक संतुलन हो, ठीक है, और इसमें मध्यम वर्ग को सशक्त करने पे बल दिया गया हो। तो तीनों का मिला हुआ रूप, और फोकस किस पे करते हैं? मध्यम वर्ग। परीक्षा में पूछेगा मध्यम वर्ग को शामिल करने के लिए किसने बात किया है, सशक्त करने के लिए किसने बात किया है? तो बताइए, अरस्तु ने किया है, ठीक है। जैसे भारत का संविधान जो है वो लोकतंत्र और संतुलन के, न्याय के संतुलन पे आधारित है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो लोकतंत्र, और जिसमें न्याय की बात की गई है, जिसमें बंधुत्व की बात की गई है, जिसमें समानता की बात की गई है, तो न्याय को उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। जो अमेरिका का संवैधानिक लोकतंत्र है वो अरस्तु के मिश्रित प्रणाली से करीब है। तो अरस्तु का जो थिंकिंग प्रोसेस था कितना शानदार था कि अमेरिका जैसे देश, भारत जैसे देशों के राजनीतिक व्यवस्था पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसीलिए अगर इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। नागरिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि ये सक्रिय राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है। तो राजनीति किस लिए होनी चाहिए? ताकि समाज को बेहतर बनाया जा सके। और समाज में कौन रहता है? व्यक्ति रहता है। व्यक्ति जब समाज राज्य बन जाता है तो व्यक्ति क्या बनता है? उसका नागरिक बन जाता है। ये राजनीतिक शब्दावलियां हैं, राजनीतिक टर्म है, ठीक है। राज्य और नागरिक, नागरिक राज्य कब अच्छा होगा? जब नागरिक सक्रिय होंगे। जब नागरिक सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेंगे तो राज्य क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। तो नागरिक की सक्रियता पे बल देते हैं ये। योग्य नागरिक कौन होगा? जो प्रशासन में भाग लेते हैं, जो तटस्थ ना रहे, जो चुप ना रहे, जो प्रशासन में भाग लें, कमियों पे बातचीत करें, ठीक है। तो जितने भी श्रमिक है, दास है, महिलाएं हैं, इनको, विदेशियों को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। किसको नागरिकता दी जानी चाहिए फिर? तो श्रमिकों को, दासों को, महिलाओं को और फॉरेनर्स को। अभी फॉरेनर्स को भी भारत में नागरिकता दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती है? दी जा सकती है। दी जा सकती है। उसके कुछ प्रावधान हैं जो कि संविधान में दिए गए हैं। क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के? एक तो वो कानून का पालन करें, राज्य की रक्षा करें और राजनीति में भाग लें, ठीक। जैसे आज का क्या है, 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को मतदान करने के अधिकार दिया गया है, ठीक। राजनीतिक भागीदारी, ठीक है। और नागरिक कर्तव्यों के पालन से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। फिर कोई तानाशाही नहीं कर पाता है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है, पारदर्शिता ज्यादा रहती है, ठीक है। भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर नागरिक सवाल पूछता है, जैसे आरटीआई, आरटीआई जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये क्या है? इसमें जो सार्वजनिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेहिता तय करता है कि जनता का शासन है और जनता के पैसे से आपको सैलरी दी जा रही है, जनता के पैसे से सारी चीजें चल रही हैं, तो जनता आपसे सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो पैसा मिला कहाँ खर्चा किया। कानून के शासन की स्थापना, अरस्तु ने इस पे बल दिया और बोला कि कानून सर्वोपरि है, राजा से भी ऊपर है, ठीक है। और कानून का शासन व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ है। तो सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरस्तु का ये कॉन्सेप्ट था, जिसे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है, सर्वोच्च माना गया है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अभी आप लोगों ने इमरजेंसी मूवी देखा होगा, तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तलब कर लिया था और उनको जाना पड़ा और पूछा कि जो चुनाव में आप हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रही हैं, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? आप कानून से ऊपर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं तो मनमानी करेंगी? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कानून में इतनी ताकत होती है कि प्रधानमंत्री को भी बुला सकता है। न्याय का सिद्धांत क्या क्या था इनका? न्याय दो तरह का होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें संपत्ति और पदों का समान वितरण होना चाहिए। मार्क्स क्या कह रहे हैं? संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो संपत्ति
पे या उत्पादन के साधनों पे अधिकार कर लेते हैं तो इससे एक बहुत बड़े समुदाय को दिक्कत होती है। तो समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। ठीक है, गरीब वर्ग क्या है? मजदूर बनने को भी सख्त है। अमीरों का क्या है? प्रॉपर्टी को हथिया रखा है। ठीक है, और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के वंशानुगत स्थानांतरण के लिए विवाह जैसी संस्थाएं आई। ठीक, तो अरस्तु भी इसी पे बात कर रहे हैं। अरस्तु कह रहे हैं कि संपत्ति और पदों का समान वितरण होना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं है समान वितरण, होना चाहिए, विचार है ये। और करेक्टिव जस्टिस होना चाहिए, अपराधियों को दंड देना चाहिए जिससे कि वो सुधारें अपने आप को। ठीक है, भारत में जो आरक्षण की नीति है वो किस पे है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे है कि सबको समान रूप से मिले। समता और समानता में अंतर बताई था आप लोगों को। और न्यायपालिका क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू करती है और सुनिश्चित करती है कि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको सजा दिया जाए, या कोई उल्लंघन ना कर पाए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मंत्री ही क्यों ना हो। शिक्षा और नैतिकता, अरस्तु ने क्या किया? शिक्षा राज्य का दायित्व है, राज्य को शिक्षा देनी चाहिए। मार्क्स भी यही कह रहे हैं। ठीक है, राज्य शिक्षा को लेकर उन्होंने बोला कि ये राज्य का काम है। अगर कोई व्यक्ति अमीर होगा तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, और कोई गरीब होगा तो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में जो समाज होगा दो वर्गों में बट जाएगा, या सामाजिक विषमता की स्थिति आएगी। और जब सामाजिक विषमता आएगी, जिसमें आप लोगों ने डिजिटल डिवाइड भी पढ़ा था, उसमें एक कारण ये भी है। ठीक है, तो जब सामाजिक विषमता आएगी तो ये समाज के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि समाज का एक वर्ग जो होगा वो हाशिए पे चला जाएगा, असंतुष्ट रहेगा। और जब वो असंतुष्ट रहेगा तो समाज की स्थिरता के लिए ये ठीक बात नहीं है। तो सरकार का काम ये है कि समाज में समता लाए, सामाजिक समता, समाज में समानता सुनिश्चित करे, संसाधनों पे सबका समान रूप से अधिकार हो। ठीक है, कोई किसी का शोषण ना कर पाए, सबको समान कार्यों के लिए समान वेतन मिले। ठीक, कोई किसी के साथ भेदभाव ना कर पाए। तो शिक्षा जो है राज्य का दायित्व है। अभी भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, वहां पे जब बच्चा जैसे हो गया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद आपके घर पे आएगा कि जी आपका बच्चा पैदा हो गया, इसका हमें डेटा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। जैसे बच्चा 3 साल का हो जाएगा, सरकारी स्कूल वाले खुद आएंगे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपकी सेवा के लिए है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग चले जाते तो मालिक बन जाते, इसलिए उनको सरकारी नौकर बोला जाता है। नौकर, जनता के नौकर हैं, वो जनता के टैक्स से पैसा ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग हैं उनको सैलरी कौन देता है? जनता देती है। जो सैलरी दे, जो वेतन दे, वो मालिक हुआ कि नौकर हुआ? मालिक हुआ। और जब मालिक आपसे कुछ पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, तो आरटीआई इसीलिए लेकर के आया गया है। ठीक है, लेकिन सोच ऐसी नहीं है लोगों की। जो लोग नौकर हैं वो खुद मालिक बन बैठे हैं। क्यों बन बैठे हैं? क्योंकि जो मालिक हैं उन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। और उनकी अशिक्षा का, अजागरूकता का फायदा उठा करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग उनको बेवजह परेशान करते हैं, फायदा उठाते हैं। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति है तो पुलिस का दम है, हाथ लगा के देख ले उसको। वकीलों से पुलिस क्यों घबराती है? इसलिए घबराती है क्योंकि वो कानून जानते हैं, उन्हें पता है। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज वायरल होने लगे हैं जिसमें पुलिस बाइक वाले को रोक रही है और वो वीडियो बना रहा है कि सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट, आपने क्यों रखा है मुझे? सर आपका नेम प्लेट कहाँ है? और सर चालान काटने का अधिकार किसको होता है? तो इनको होता है। तो सर आप कैसे चालान काट रहे हैं? इसका मतलब चालान बुक पे आपने पहले से अपने अधिकारी के साइन करवा रखे हैं, वो कहाँ है? उनको दिखाइए। तो लेनी के लिए गए थे और देनी पड़ गया। पता चला कि बाद में उनको टर्मिनेट कर दिया गया उनके पोस्ट से। ये कैसे हुआ? ये जागरूकता से हुआ, क्योंकि आपको पता है कानून कि पुलिस कोई भी व्यक्ति आगे आपका चालान नहीं काट सकता, कोई भी वर्दी पहने हुए पुलिस आपका चालान नहीं काट सकता, अथोराइज पर्सन है। कोई पुलिस आपके घर में घुस नहीं सकती है बिना सर्च वारंट के। आई बात समझ में? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बोलेंगे कि ठीक है तलाशी लेने हैं, दिखाइए कहाँ पे आपका सर्च वारंट है कि नहीं है, किस कारण से आप मुझे कैद कर रहे हैं बताइए। पुलिस जानती है कि जनता कुछ आता नहीं, सीधे घर में घुस जाती है, पकड़ के उठा के फेंक देती है, ले जाके पीट पाट के बराबर कर देती है। और जनता हाथ जोड़ रही है, माई बाप छोड़ दीजिए। माई बाप कहने से कोई छोड़ेगा? 2-4 सीआरपीसी बताएंगे तो अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे वो। और उनसे पूछ लीजिए
कि आपका जूता पॉलिश क्यों नहीं है, आपकी टोपी लगा क्यों नहीं रखी है। पुलिस वाला घर पे आया तो आईडी मांग लीजिए, आईडी दिखाओ, पुलिस वाले हो, थोड़ी आईडी दिखा दो अपनी, कैसे मान लो पुलिस वाले हो। ठीक है। जापान जैसी कंट्री में, साउथ कोरिया जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में पुलिस ऐसे आपको टच नहीं कर सकती, बैंड बज जाती है उनकी, छू नहीं सकती जनता को जाकर के, क्योंकि नौकरी चली जाएगी सीधे अगर आपने ठीक तरीके से काम नहीं किया, अगर आपके पास ठीक एविडेंस नहीं है तो। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग जागरूक हैं। तो शिक्षा का मतलब शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन इसलिए दिया जाता है, मोरल एजुकेशन इसलिए दिया जाता है, और जो विषय का ज्ञान लेते हैं बौद्धिक शिक्षा उसमें आता ही है। ठीक है। तो भारत में जो नागरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें, तभी एक बेहतर समाज बनेगा, नहीं तो आपके अधिकारों का फायदा कोई और उठाता रहेगा। तो ये कुछ राजनीति से रिलेटेड अरस्तु के सिद्धांत हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और इससे सवाल पूछता है। पॉलिटिकल साइंस में कैसे सवाल पूछेगा, जैसे अरस्तु के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, संस्कृति वितरण नहीं है, नैतिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है? आपको अभी देखा कि मिश्रित, जिसमें राजतंत्र, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण हो। ठीक है। अरस्तु ने निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को भीड़ तंत्र कहा है? तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो भीड़ तंत्र किसको कहा इन्होंने? डेमोक्रेसी को कहा, लोकतंत्र को कहा इन्होंने। अरस्तु ने किस वर्ग को राज्य की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया? तो मध्यम वर्ग, अभी आपने देखा। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा है, सही रणनीति के साथ पढ़ा है, तो कम समय में किसी टॉपिक को कवर कर सकते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है। गलत दिशा में मेहनत करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो पढ़ते रहेंगे, नहीं क्वेश्चन क्लियर होगा ना तो निकलेगा। तो 15-20 मिनट अरस्तु के बारे में पढ़ने के बाद उससे जो सवाल आ रहे हैं सारे आपके ग्रिप में है, जो भी पूछेगा बता पाएंगे। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो आप लोग बता सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के संबंध में अरस्तु के क्या क्या सिद्धांत थे? एजुकेशन वाले स्टूडेंट और पेपर 1 वाले स्टूडेंट ध्यान दें। शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है? तो आपको पता है कि पाश्चात्य शिक्षक थे ही, और इन्होंने बोला कि सर्वांगीण विकास, जिसमें कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए। जब नैतिकता की बात की जाती तो चरित्र भी आ जाता उसमें, तो चारित्रिक विकास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सब लोगों ने चारित्रिक विकास पे जोर दिया है। तो बौद्धिक और नैतिक विकास माना इन्होंने। ठीक है। और राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए शिक्षित करना। तो पूछे ये कथन किसका है? तो बता देना है। ठीक है। शिक्षा का मूल जोर किस पे होना चाहिए? नैतिक विकास पे होना चाहिए। तो नैतिक विकास, नैतिकता, सद्गुण, ये सारे टर्म्स अगर आते हैं, अरस्तु की बात हो, प्लेटो की बात हो, कन्फ्यूशियस की बात हो, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है। भारत में भी हितोपदेश पंचतंत्र के माध्यम से मॉरल एजुकेशन पे ही जोर दिया गया। नैतिक इसलिए बनाना है ताकि व्यक्ति जब नैतिक होगा तभी समाज अच्छा होगा। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा, सबके लिए शिक्षा साधन है, साध्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप लोग क्या किए हैं, शिक्षा को साध्य बना लिए हैं कि जीवन मरण का प्रश्न है शिक्षा। शिक्षा इसलिए चाहिए ताकि आप एक बेहतर मनुष्य बन पाए। शिक्षा की मूल उपलब्धि है बेहतर मनुष्य बनाना। लोग शिक्षा का मूल उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएएस पीसीएस बनना समझते हैं। वो एक जरिया है, माध्यम है बस, सामाजिक परिवर्तन का, समाज में आपके योगदान का। अगर शिक्षित होकर के, अगर आप सही तरीके से शिक्षा लेते हैं, चिंतन करते हैं, विचारों को समझते हैं, थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो आप एक बेहतर मनुष्य बनते हैं, क्योंकि आप सुलझे हुए तरीके से विचार करते हैं। और आपके जीवन का अल्टीमेट टारगेट यही है कि एक बेहतर मनुष्य बनना। मनुष्य, शिक्षा आपको मनुष्य बनाती है, और जब आप मनुष्य बन जाएंगे तब आप सब कुछ बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी बन गए और मनुष्य नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होगा? सद्गुण का विकास करना। तो आपके अंदर वर्च्यूज आने चाहिए, सद्गुण आने चाहिए, सत्य वाले गुण आने चाहिए। ठीक है। और जब गुण आएंगे तो आचरण, बिहेवियर में आएगा। तो वर्च्यूज, और उससे क्या होगा? सिर्फ ज्ञान नहीं देना है बल्कि उसको बिहेवियर में भी लेके आना है, व्यवहार में भी लेकर के आना है उसको। ठीक है। और जब व्यवहार में आएगा तो एक अच्छा चरित्र बनेगा आपका। तो अरस्तु कहते हैं कि चरित्र निर्माण करना ही शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, सर्वोत्तम उद्देश्य है। ठीक है। तो अगर पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ चला गया, और अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। सुना है आप लोगों ने कहावत ये कोटेशन सुना है?
तो सर हाँ, तो लोग किसके पीछे भागते हैं? पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं जिसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य अगर चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो अगर आप में नैतिकता नहीं है, सद्गुण नहीं है, जो बोलते हैं आप वो नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं आप, ना चीट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, दुनिया में दो चीजें नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है। एक अच्छे मनुष्य की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है कि वो दो चीजें नहीं करता है कभी भी, क्योंकि ये दो चीजें करने के बाद वापस आने का रास्ता नहीं होता है। पहली चीज, जीवन में कभी किसी को चीट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लीजिए, गार्ड मान लीजिए आप लोग। जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं देना है, चीट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि एक बार जब आप किसी को चीट कर लेते हैं तो वो आप वापस नहीं आ सकते। सामने वाला आपको माफ कर दे अलग चीज है, माफ तो नहीं कर पाता है खैर, लेकिन एक बार अगर आपने चीट किया तो आप वापस नहीं आ सकते। और दूसरा, ड्रग्स नहीं लेना है, क्योंकि एक बार अगर आप ड्रग्स में चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो दो चीजों से दूर रहना है। तो चरित्र निर्माण का मतलब क्या हुआ कि जो आप बोलते हैं वो करिए, ठीक है? तो अगर आपने निर्णय लिया है कि मुझे जेआरएफ निकालना है तो निर्णय लेने से पहले खूब सोचना है, लेकिन एक बार जब निर्णय ले लेना है तो फिर जी जान से लग जाना है और कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है? तो जीवन में जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो निर्णय लेने से पहले सोचना है। खूब सोच के निर्णय लीजिए, खूब सोच लीजिए, सोचने में 3-4 दिन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले लीजिए तब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर जान लगा देनी है उस चीज को पूरा करने में। तो ये आपका सोशल छवि बनता है इससे आपका, और इससे आपका एक सेल्फ इमेज भी बनता है। महात्मा गांधी को पढ़ते हुए आपने पढ़ा था कि व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, आंतरिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत होता है। वो कैसे आता है? सत्य बोलने से आता है, ठीक है? क्योंकि आप पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलेंगे, अपने से झूठ कैसे बोलेंगे? जब शीशा के सामने खड़ा होकर के अपना चेहरा देखेंगे तो आप अपने आप से आंखें कैसे मिलाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि आपने झूठ बोला है। तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है झूठ बोलने के बाद, धोखा देने के बाद। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, किसी का बुरा ना करें, ना। क्योंकि आप जब किसी का अच्छा अच्छा करते हैं तो इससे आपका सेल्फ स्ट्रांग होता है, आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो आंतरिक खुशी इस बात से मिलती है कि मैंने लोगों का हेल्प किया। और जब ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको इस योग्य बनाया है, आपको उतनी क्षमता दिया है कि आप किसी का हेल्प कर सके, तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए ईश्वर को, प्रकृति को, कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। नहीं तो सामने वाले को तो प्रकृति ने बनाया, वो तो नहीं कर पा रहा है, वो तो हेल्प मांगने की स्थिति में है, ठीक है? तो अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं तो खुश हो जाइए कि आप इस लायक हैं कि हेल्प कर सकते हैं, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपको वो मौका दिया कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प करिए उसकी, ठीक है? तो जब भी कभी हेल्प करने का, किसी की मदद करने का आपको मौका मिले तो मत चूके चौहान, ईश्वर को धन्यवाद बोलिए और उनका हेल्प करिए, ठीक है? तो कर्म, जो आप कर्म करेंगे वही फल मिलेगा आपको, ठीक है? इस पे एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था तो बहुत अच्छी पंक्तियां लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को सुनाऊंगा किसी दिन। तो आज मौका आ गया है, तो जब अच्छी चीजें मौका पाते ही चेप देनी है तुरंत। सुनना चाहते हैं आप लोग? जी सर। जी सर यस सर। यस सर, जी सर। कुछ अच्छी अच्छी पंक्तियां आप लोग भी सुना दिया करिए भाई, थोड़ा मुझे भी ज्ञान की जी वृद्धि सर हो जाए। जरूर, हम्म। सर मौका आएगा तो नहीं चूक। मौका आएगा तो नहीं चुकेंगे। एक हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? यस सर, एक पंक्ति है सर, कर्म तेरे अच्छे हैं अगर तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म करें अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नहीं, कर्म तेरे अच्छे हैं अगर तो किस्मत तेरी दासी है।
ठीक है। और नीयत तेरी अच्छी है तो यही मथुरा काशी है। बिल्कुल। ठीक है, गुड। तो मौका मिलते चौका मार दिया आप लोगों ने, हाँ? आप मौका देते हैं सर तो चूके क्यों? ठीक है। तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। सुना होगा आप लोगों ने। जी सर जी। जी। उनका नाम क्या है बताएंगे आप लोग, जिन्होंने लिखा है ये? आप ही लोगों की उम्र के हैं, ज्यादा बूढ़े नहीं है। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं, अच्छी हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। कृष्ण ने क्या बोला गीता में कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो जो आप कर्म आज कर रहे हैं वही कल आपका है, और अगर आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म निष्फल कैसे जाएगा, वो निष्फल नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि आज वो ना हो, कल हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है। तो सोना जब तपता है तभी वो प्रखर निखरता है। सोना जब तपता है तब जाकर के उसके अंदर निखारता आती, तभी उसके अंदर चमक आती है। तो जितना आप लोग तपेंगे उतना ही निखरेंगे। तो तपने से नहीं डरना है। अस्तित्ववादी क्या बोलते थे, दुख आता है जीवन में तो उसका माला लेके तैयार रहना है स्वागत करने के लिए। तो दुख परेशानियां जब आएंगी जीवन में आपके, तभी आप लर्निंग होगा, तभी सीखेंगे, तभी आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता आएगी, तभी आप निर्णय ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें करनी है, कर्म करना है पूरे निष्ठा के साथ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। उसके बाद जो आपका व्यक्तित्व बनेगा ना वो अलग ही होगा। जो निडरता है कि आपकी व्यक्तित्व में, जिससे आंखें मिला के बात कर लेंगे ना तो वो फिर टिक नहीं पाएगा आपके सामने। और निडरता अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। आगे बात समझ में। ऐसे ऐसे लोग हैं इतने निडर है कि वो डरते ही नहीं किसी से। नहीं डरने का मतलब यहाँ क्या है, कुछ लोग ढिठाई भी करते हैं, ढिठाई वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात है आपकी आंतरिक शक्ति से, क्योंकि आपने कर्म ऐसा किया है कि आपको अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास है कि जब मैं मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे सफलता मिलनी है। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं जून में निकलेगा, दिसंबर में निकलेगा, निकलेगा। तो जब कर्म में सच्चाई होगी, कर्म में ईमानदारी होगी, तो कर्म कैसे निष्फल होगा? वो कर्म निष्फल हो ही नहीं सकता है। तो कर्म करना है, मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से सारी चीजें करनी है, और धोखा नहीं देना है किसी को, चीट नहीं करना है, सच बोलना है, कोशिश करना है सच बोलना है। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने की बातें हैं, इसको करने के लिए साहस चाहिए, साहस। और लोगों में ना करने का साहस नहीं होता है। तो जब कोई काम करने का साहस नहीं होता है तो लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दम है नहीं करने का, तो मजाक बनाते हैं उसका। और जब करने की बारी आएगी तो टाटा फिश हो जाएंगे। ठीक है। तो बौद्धिक विकास पे सारे ही लोग बोल देंगे कि बौद्धिक विकास करना है, और बौद्धिक विकास कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। ज्ञान अर्जित करना है और तार्किक शक्ति विकसित करनी है, अंधभक्त नहीं बनना है। ठीक है। तर्क शक्ति और दर्शन को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने बैचेज स्टार्ट किए तो जो स्टार्टिंग की जितनी भी क्लासेस हुई, जैसे शिक्षा का दर्शन क्या है इस पे क्लास हुई, उसके रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे भी डाले मैंने। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, ताकि वे बच्चे भी देख पाए जो इस क्लास में नहीं है। ठीक है। कोई अच्छी चीज है तो सबको मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? तो तर्क शक्ति, तार्किकता कैसे विकसित करें? तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते ही मैं आपको बताया कि शिक्षा का बेसिक पर्पज है यही है कि आप सही और गलत में फर्क कर पाए, तार्किक हो पाए। ठीक है। और आपको दर्शन, किसी भी काम को करने के पीछे का क्या मकसद है, क्या नजरिया है, ठीक है, उस पर चिंतन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे प्लेटो कह रहे हैं, अरस्तु कह रहे हैं, कब कह रहे हैं? ईसा के 300 ईस्वी पहले कह रहे हैं वो। और वो सारी चीजें आज भी स्कूल कॉलेजों में दिखाई नहीं देती। रट्टाफिकेशन, किताब से 5 क्वेश्चन करा के
करना। जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल सकता है वो 4 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पा रहा है, 5 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया ठीक तरीके से, उसको गाइडेंस ही नहीं मिला ठीक तरीके से। तो अगर गाइडेंस ना मिले तो अच्छे से अच्छी प्रतिभा कुंद पड़ जाती है। अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले, मौका ना मिले, तो बहुत टैलेंटेड लोग खत्म हो जाते हैं, उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज आप में से कई सारे लोग समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते हैं वो बाद में समझ पाएंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत बड़ी बात है, मार्गदर्शन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए भारतीय परंपरा में गुरु का इतना महत्व दिया गया है। कबीरदास इसलिए गुरु को इतना ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि गुरु ही हैं जो आपको समय पे सारी चीजें बता पाते हैं। लेकिन अच्छे गुरु भी नहीं है आजकल, गुरु लोगों में भी दिक्कत है, स्टूडेंट में भी दिक्कत है। ठीक है, तो मिलावट हर जगह है। अच्छी चीजें ढूंढनी है आपको, मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक कौशल की बात करते हैं। व्यवहारिक कौशल का मतलब कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज से जुड़े। तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन। तो व्यवहार से सिद्धांत की तरफ जाना कौन सा मेथड है, इंडक्टिव की डिडक्टिव? इंडक्टिव। इंडक्टिव। तो आप समझ जाएंगे आप लोग, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अरस्तु किस पे जोड़ देते थे, इंडक्टिव पे कि डिडक्टिव पे, बता पाएंगे आप लोग? बता पाएंगे? यस सर। तो इतना यस कठिन सर। इतना कठिन सवाल का भी अब जवाब देने लगे हैं आप लोग, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं कि वो कौन थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चीजें कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो कृषि, शिल्प, अन्य कौशलों की शिक्षा होनी चाहिए। आपने देखा कि सीबीसीएस जब पढ़ा आपने, तो उसमें एक होता है कोर, एक होता है इलेक्टिव, और एक तीसरा वाला था स्किल से रिलेटेड ऐड किया गया है। ठीक है, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ना है, उसके अलावा आपको स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, तकनीकी हो सकता है, कोई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो सकती है जिससे आपको रोजगार भी मिले, जिससे आप आत्मनिर्भर भी बने। ये सारी चीजें प्लेटो बहुत पहले कह रहे हैं। इतना समय क्यों लग गया पढ़ करके प्लेटो की बातों को इम्प्लीमेंट करने में? तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। ठीक है, नागरिकता का विकास, नागरिकों को राजनीतिक और ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि यही बोला गया है कि शिक्षा ही वो जरिया है जिससे आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। आप में से हर कोई जिस भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि सर पिताजी किसान है, बहुत गरीबी है घर में, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे गरीबी हो या पैसा है लेकिन घर वाले, कई सारी लड़कियां ऐसी हैं कि सर घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं। जैसे कुछ लोग शादीशुदा हैं तो घर वालों को लगता है अच्छा शादी के बाद भी जी मैं स्वतंत्र, भाई बिगड़ा ही नारी, पढ़ेगी लिखेगी तो बेकार हो जाएगी। लड़की ने कहा कि ठीक है पिताजी या पति जी या जो भी है ससुर जी, वट एवर, कोई भी जी लगा सर ले। मुझको आवाज नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो घर से बाहर नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक सर है ऑनलाइन क्लास लेते हैं, गूगल मीट पे घर क्लास करनी है। तो घर वालों को लगता है कि अच्छा ये भी ऑप्शन आ गया है, बताओ इसी बहाने सोचा था कि शिक्षा उच्छा ना मिले थोड़ा सा, तो वो भी हो गया है, घर बैठ के पढ़ना है, उस पर भी दिक्कत है। कई सारी लड़कियां रात में क्लास करती हैं, रिकॉर्डिंग देखती हैं रात में, क्योंकि दिन में उन्हें समय नहीं मिलता है। कई सारे लड़के भी ऐसे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, क्लास में कम आते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग इसी परिस्थितियों से गुजरते हैं और वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। कोई डाउट होता है तो पूछ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो आपसे बात कर लेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है कर लीजिएगा बात, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका भला हो जाए। ठीक, तो नागरिक शिक्षा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, या जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका बेसिक पर्पज यही है कि आप अपने सोशियो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर रहें, जागरूक रहें। और जब आप जागरूक रहेंगे तभी समाज में सुरक्षित रहेंगे। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, आपकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठीक, इन्होंने कहा कि 3 चरणों में शिक्षा होनी चाहिए, ये लोग चरण में बताते हैं, प्लेटो भी यही बोले थे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन अभी भी है, एलिमेंट्री एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आप लोग किसके पार्ट हैं? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट को क्या मिलना चाहिए? दर्शन,
राजनीति और विज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए। जो सब्जेक्ट में दिया है वही लोग नहीं पढ़ाते हैं सही से, या उसी पे ठीक से नॉलेज नहीं दिया जाए तो दर्शन कहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी विषय हो, दर्शन उस जैसे शिक्षा है तो शिक्षा का दर्शन क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है, समाज का दर्शन क्या है, साहित्य का दर्शन क्या है, साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, साहित्य कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरत है, ये दर्शन होता है। क्या अप्रोच होना चाहिए, ये दर्शन होता है। जैसे पहली क्लास होती है हाउ टू अप्रोच यूजीसी नेट पेपर 1, मतलब कि यूजीसी नेट पेपर 1 को अप्रोच करने का हमारा दर्शन क्या होगा, दृष्टिकोण क्या होगा, ये बताया जाता है स्टूडेंट्स को। तो किसी भी चीज का दर्शन क्या होता है, जैसे बोलते हैं आपका जीवन दर्शन क्या है, जीवन को कैसे देखते हैं आप। तो दर्शन ऐसा नहीं कि एक विषय है, एक विषय तो है ही है, लेकिन इंटरकनेक्टेड भी है सारे विषय से, उस विषय से रिलेटेड दर्शन भी पढ़ना चाहिए। तो दर्शन, राजनीति, विज्ञान, सारी की शिक्षा दी जानी चाहिए लोगों को। अगर हायर एजुकेशन में है कोई और इन सारी चीजों के बारे में उसको नहीं पता है तो दिक्कत है उसको। तो इसलिए आपको आईसीटी पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई जाती है पेपर 1 में, कि भले ही आपका साहित्य विषय हो या विज्ञान विषय ना हो, कोई और विषय हो, लेकिन जीवन जीने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। नहीं, प्रोफेसर बन के गूगल मीट पे क्लास कैसे लेते हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान ही नहीं है आपको। तो एक अच्छा प्रोफेसर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे आप, या बनेंगे तो फिर अच्छे लोगों का भला नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो आज जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वहां पे सारे ही जो अरस्तु के विचार उसके नीचे सारे आज से जोड़ा गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो नोट्स में सारे पॉइंट ऐड किए गए हैं ये, कि आज उनकी क्या रेलिवेंसी है। तो जितने विचार हैं उसके नीचे उदाहरण करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली और आज उसमें क्या योगदान है सारी चीजें ऐड की, आज की राजनीति में क्या है। ठीक है, साहित्य वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐड है ये। तो प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है ये अरस्तु के विचार का ही प्रभाव है, अरस्तु के विचार के प्रभाव से मेल खाता है। ठीक है, शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, भी टीचिंग एप्टीट्यूड में लोगों ने पढ़ा था, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, याद आ रहा है? इसी साल की बात है, 2025 की। याद कर पा रहे हैं आप लोग? वो तो सबको ही पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट वालों को पढ़ना है। तो शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए? एक होता है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, शिक्षक को विषय को विस्तार से समझाना जाता है, लेक्चर देते हैं वो। छात्रों को क्या करना पड़ता है, सुनना और समझना पड़ता है। तो अभी जो यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे कि व्याख्यान पद्धति चलती है, तो ये अरस्तु ने बोला था, अरस्तु के समय से है। जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, एक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने पूछा था सर प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिक क्या होता है, जब हम जॉन डीवी को पढ़ रहे थे, याद आ रहा है आप लोगों को? तो अनुभव के आधार पर सीखना, व्यवहार के आधार पर सीखना। ठीक है, ये क्या होता है, किसने जोड़ दिया था? अरस्तु ने। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए, और स्वयं अनुभव के आधार पे ही स्वयं वेदना संवेदना के टर्म्स आए। ठीक है, तो जब तक आप खुद अनुभव करके नहीं सीखेंगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो स्वयं अनुभव करके सीखने का मतलब आखिन देखी। जब कोई चीज आप अपनी आंखों से देखते हो, किसी से बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल होता है आपका। अरे मैं अपनी आंखों से देखा हूं, कैसे कर सकते हो तुम? मैं अपनी आंखों से देखा हूं। तो उसमें आपके अंदर आत्मविश्वास होता है कि सुनी सुनाई बातें जब बोलते हैं तो उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। किसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है? आंखें देखी पे, क्योंकि बोलते हैं कि मेरी आंखों देखी हुई है। पढ़े रहते हैं टॉपिक को अच्छे से तो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है आप में। ठीक है, तो जब तक आप सेल्फ एक्सपीरियंस से नहीं सीखेंगे तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो स्वयं अनुभव करके सीखना है, अरस्तु बोल रहे हैं ये। डायलेक्टिकल मेथड सुकरात की परंपरा में आ रहे हैं। ठीक है, प्लेटो के शिष्य हैं। सुकरात ने क्या बोला था? डायलेक्टिकल मेथड, वाद विवाद और संवाद, थेसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तर्क वितर्क करना है, क्वेश्चन पूछना है, तर्क करना है। ठीक है, सोचना है, तर्क करना है। तो सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है। तो किसने सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया था? तो बताना है कि अरस्तु ने दिया था। जो ग्रुप डिस्कशन का कॉन्सेप्ट है और केस स्टडी है, ठीक है, ये दोनों ही टर्म आते हैं बार बार, परीक्षा में पूछता है कि ये क्या होते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से और केस स्टडी से जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है वो अरस्तु के उसी पद्धति पर आधारित है। ठीक है, परीक्षा में अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से
आधुनिक शिक्षण प्रणाली की कौन सी पद्धति अरस्तु के शैक्षणिक विचार से प्रभावित है? और उसमें ग्रुप डिस्कशन लिखा हो, केस स्टडी लिखा हो तो खट से टिक मारिए कि ये जो ग्रुप डिस्कशन वाली है, हाँ, ये जो ग्रुप डिस्कशन वाली पद्धति है अरस्तु के विचार से प्रभावित है। अगर आपको पता है तो लगा देंगे। तो आज के विद्यालयों में जो सुकरात का जो मेथड था, सुकरात कर लीजिए इसको, ठीक है, जिसमें सुकरात सवाल पूछते थे, वो जवाब देता था और तार्किक सवाल पूछते थे। ऐसा तार्किक सवाल पूछते थे कि सामने वाला चुप हो जाता था, तर्क नहीं होता था और फिर वो सुकरात की बात मान लेता था। जो उस समय के राजा लोग थे उनको बड़ी दिक्कत हो गई, क्या इतना तार्किक सवाल पूछ लेता है ये, अंधेरगर्दी कैसे मचाएंगे, भ्रष्टाचार हम कैसे करेंगे, ईश्वर पे सवाल पूछ देता है। ईश्वर का डर डराया हुआ था लोगों को कि मत बोलो नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, फिर तुम्हारा अनिष्ट कर देंगे। डर जाते हैं लोग, तर्क नहीं करते हैं। ये उससे भी नहीं डरता है, ठीक है। जब व्यक्ति बोलेगा कि अगर ईश्वर कहीं है तो वो तार्किक होगा, और जब वो तार्किक होगा तो मेरा मूल्यांकन इस बात से करेगा कि मैं सही था कि गलत था, मैंने तर्क करना गलत कहाँ से हुआ। ईश्वर से भी नहीं डरता है व्यक्ति ये। तो जो प्रश्नोत्तरी आधारित शिक्षण दिया जाता है, क्वेश्चनेयर्स दिए जाते हैं, वो अरस्तु की शिक्षा पद्धति से ही प्रेरित है। क्यूरिकुलम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण, क्यूरिकुलम पेपर 1 में भी है, एजुकेशन वाले में भी है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, केवल परीक्षा पास करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ कि एनटीए के दोनों पेपर इतने शानदार हैं कि एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लें, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है कि इस क्लास में जेआरएफ करने के बाद भी लोग ज्वाइन करते हैं, जिनका जेआरएफ हो चुका है उसके बाद भी ये क्लास ज्वाइन करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका उद्देश्य जेआरएफ निकालना है कि एक बार ढंग से विषय को समझ लेना है, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर ना भी बने लेकिन एक बेहतर इंसान बन पाए, बेहतर समझ विकसित हो जाए चीजों को लेकर के। तो जेआरएफ निकलने के बाद भी लोग ज्वाइन करते हैं। नाम नहीं ले रहा हूं। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन बताया गया आपको किस लिए जरूरत है। संगीत और कला, ठीक, इससे क्या होता है। विज्ञान और गणित, इससे क्या होता है। नैतिक शिक्षा, इससे क्या होता है, सारी चीज आपको बताई गई है। तो जो अभी मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, ठीक है, विभिन्न विषयों के बीच का समझ, जिसमें विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा शामिल किया जा रहा है, और इसके साथ ही कौशल, स्किल आधारित शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, तो वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शक होना चाहिए और प्रेरक होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिलेबस में पढ़ा के और धीरे से बोले कि सिलेबस खत्म हो गया, जाइए आप लोग। सिलेबस, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो आपका गाइडेंस करे, कोई दिक्कत आए तो आपको मार्गदर्शन करे और आपको मोटिवेट करे। केवल सिलेबस खत्म करना शिक्षक का काम नहीं है, मोटिवेट करना, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट लेकर के आना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपकी सोच को परिवर्तित करना, कुल मिलाकर के विषय के बारे में आपकी समझ को विकसित करना, उसमें रुचि पैदा करना, चिंतन करने के लिए प्रेरित करना आपको, ये एक शिक्षक का काम है, ठीक है। और जो स्टूडेंट का नैतिक और बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास तो होना चाहिए, नैतिकता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि जीवन जीने के लिए शिक्षा तो इसलिए ले रहे हैं आप लोग कि ये जो परीक्षा है ये तो आप लोग मान लीजिए कर लेंगे, असली परीक्षा तो जीवन की परीक्षा है जो आप पूरे जीवन फेस करने वाले हैं जब तक जिंदा रहेंगे। तो उन जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको फेस करने में शिक्षा ही मदद करेगी आपको। तो अल्टीमेट टारगेट उनको फेस करना है। तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को इस काबिल बनाता है, उसका नैतिक और बौद्धिक विकास इस तरह से करता है जिससे वो समाज की जो सही चुनौतियां हैं, जो सच में चुनौतियां हैं, उनको फेस कर पाए, ठीक है। और शिक्षक को स्वयं भी नैतिक होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए, केवल बड़ी बड़ी बातें ना करे, खुद मेहनत से पढ़े, ज्ञान अर्जित करे, फिर पढ़ाए। तो जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो परीक्षा मान लीजिए रट के निकाल लेंगे, लेकिन न्याय कैसे करेंगे जब विषय को आपने पढ़ा ही नहीं है, गाइड बुक पढ़ के रट लिया है। तो जब आप टीचर बन जाएंगे और आप पढ़ाएंगे और विषय का आपकी समझ होगी नहीं, तो आप न्याय कैसे करेंगे बच्चों के साथ।
तो जब न्याय आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप नैतिक नहीं है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। और जब आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो फिर दूसरे को नैतिकता का उपदेश कैसे देंगे? तो ये है मूल समस्या। ठीक है, तो आज के जो शिक्षक हैं उन्हें मेंटरशिप और मोटिवेटर की भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज कोई अच्छा शिक्षक है कि नहीं, अगर आपको ये जांचना हो तो देखिए कि केवल सिलेबस कवर कराता है कि ये भी दोनों काम करता है। अरस्तु ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नैतिक और बौद्धिक विकास करना, आर्थिक विकास नहीं, सैन्य शक्ति बढ़ावा नहीं देना, वाणिज्य व्यापार नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक विकास करना। कितने चरणों में विभाजित किया शिक्षा को? 3 चरणों में विभाजित किया है, तो प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन। अरस्तु के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? ज्ञान देने वाला नहीं, शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए, मार्गदर्शक और प्रेरणादायक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं चलता है। ठीक है, अरस्तु ने किस विधि को सबसे उपयुक्त माना है? व्याख्यात्मक विधि भी बोला है, प्रयोगात्मक और संवाद विधि, तो सभी विधियां उपयुक्त हैं शिक्षा के लिए। अरस्तु के अनुसार कौन सा शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग होना चाहिए? तो केवल वाले जितने हैं सब हटा दीजिए, क्योंकि एक्सट्रीम सेंटेंस ऐसे ही गलत होते हैं। तो संगीत, कला, गणित, विज्ञान, ये सारे ही आपके पाठ्यक्रम का पार्ट होना चाहिए। ये विषय नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना है कि आप कोई भी पाठ्यक्रम लेते हो तो ये सारी चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं ज्ञान होगा दिक्कत है। ठीक है, तो ये रहे अरस्तु के राजनीति और शिक्षा संबंधी विचार। अरस्तु के काव्य सिद्धांत पे कल बात करेंगे, क्योंकि इसमें 2 सिद्धांत और हैं, कैथारसिस का सिद्धांत है और ट्रेजेडी का सिद्धांत है। तो कल एक क्लास इस पे लगेगी, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।